ये वाला चैप्टर है, ये है आपका इतिहास। देखने से भी पता चल रहा होगा। नहीं, क्या है? इतिहास, है ना? कक्षा 10, थोड़ा मोटे से अच्छा लग रहा था लिखने में। कक्षा 10। चैप्टर का नाम हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब एक शब्द में समझिए ना, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, ठीक है, देशभक्ति, जो कह लीजिए आप, ये राष्ट्रवाद का मतलब हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। ठीक है, यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। कौन? राष्ट्रवाद। ठीक है, विभिन्न सामाजिक परिवेश में रहने वाले, विभिन्न भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक जो बनता है, वही है राष्ट्रवाद। वही क्या है? राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद है जो है, यह आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। इसका मतलब हुआ कि आधुनिक विश्व में जो है, लोग जाग उठे थे, लोग होशियार हो गए थे, लोग अपने 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 अधिकारों को जानने पहचानने लगे थे। लोग जो है अपने ऊपर हो रहे शोषण को मैंने पहचानने लगे थे, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को पहचानने लगे थे, उस अत्याचार का वे विरोध करने लग रहे थे। ठीक है, और देश में जो उनका जो देश था, उनके देश में जो शासन कर रहा था, उस शासक के जो है अत्याचारी नीति, शोषणकारी नीति को का विरोध जो है वह करने लगा था। उसी को बोलते हैं कि वह जाग उठा था। ठीक है, जाग उठा था मतलब कि वह जो है उसके मुंह में आवाज आ गया था, मुंह में बोली आ गई थी उसको। ठीक है, इसी यही मतलब हुआ जाग उठा था। ठीक है ना? चलिए, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में ही पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। ठीक है, मतलब है कि इसका बीजारोपण जो है यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, यूरोप का पुनर्जागरण काल। ठीक है, लेकिन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब आपको ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। अब ये दिया हुआ है आपके किताब में ऑब्जेक्टिव की नहीं दिया हुआ है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपके किताब में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना बहुत आक्रामक रूप से और उन्नत रूप से जो है विकसित हो गई। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण भी थे, मतलब उचित कारण थे। यथेष्ट कारण मतलब हुआ उचित कारण थे। ठीक है, और इसका परिणाम भी युगांतकारी रहा, मतलब युगों युगों तक रहा। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुआ है, इसके लिए भी माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति से ही जो है भारतीय लोग भी इस बात का ये लिए थे, मतलब सीख लिए थे कि अब हम लोगों को भी विरोध करना चाहिए। ठीक है, तब भारत में भी विरोध होना शुरू हुआ था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की।
यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, कि नेपोलियन ने किन राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर करके उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी और इटली। कुल मिलाकर के जर्मनी और इटली का बहुत भला किया नेपोलियन। ठीक है, इससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। इसी को वियना सम्मेलन कहते हैं, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा सा आप ये समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसके बाद यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन जो है वह आक्रमण किया। ठीक है, वहां के राजा को तबाह किया, वहां के अत्याचारी राजा को, ठीक है, तबाह किया। ठीक, और इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी नेपोलियन ही प्रशस्त किया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी नेपोलियन ही प्रशस्त किया था। ठीक है, प्रशस्त किया था। चलिए वाला चलिए, हाँ ठीक है, और नेपोलियन के आक्रमण के वजह से लोगों के अंदर जो है ना राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम जो है वह और बढ़ गया, लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। नेपोलियन के आक्रमण से लोगों के प्रति क्या, लोगों के मन में क्या हुआ था, आत्मविश्वास बढ़ गया था। ठीक है, लोगों के मन में। ठीक, हालांकि बाद में नेपोलियन का पतन भी हो गया और उसके पतन के बाद जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है, यूरोप की विजयी शक्तियां जो है वह 1815 मतलब जिन लोगों ने नेपोलियन का पतन किया वह वे लोग 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, क्या, वियना, वियना में क्या हुए, एकत्रित हुए। क्या हुए, एकत्रित हुए। इसी को वियना सम्मेलन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वियना सम्मेलन कहा जाता है इसी को। ठीक है, और यह आपको 1815 ईस्वी में हुआ था। VVI ऑब्जेक्टिव यह माना जाता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, इसमें कौन लोग आए थे, तो यूरोप की विजयी शक्तियां, बैठक हुआ था। यूरोप की विजयी शक्तियां वहां पर, मतलब यूरोप नेपोलियन को पतन करने में जो जो देश भाग लिया था, ठीक है, वे लोग बैठ करके समझौता किए थे। नेपोलियन का अधिकार क्षेत्र जितना था, ठीक है, उस सारे को वह विजय जीत लिया था, उसको अपने अपने सब बांट लिया था। यहाँ पर आगे हम उसको पढ़ेंगे, उस समझौता में क्या बात हुई आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। ठीक है, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। ठीक है, कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। वह कैसा व्यक्ति था, वो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। मतलब प्रतिक्रियावादी का मतलब हुआ वह केवल अपनी चलाता था, अत्याचारी था, शोषणकारी था। ठीक है, प्रतिक्रियावादी का मतलब हुआ मतलब किसी की बात नहीं सुनने वाला, ठीक है, सारी बात अपनी चलाने वाला। इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यही है नेपोलियन, देख लीजिए। गणतंत्र और
प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक है, ई मेटरनिक व्यवस्था क्या था? तो हम पहले तो ये जाने कि यह मेटरनिक ही है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया का चांसलर है और वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था, मतलब अध्यक्ष। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया, मेजबानी किसने किया? मेटरनिख ने किया। और मेटरनिख व्यवस्था किसको कहते हैं? एक नया टर्म आया है मेटरनिख व्यवस्था, कि शायद आपको पूछ भी सकता है। मेटरनिख व्यवस्था किसे कहते हैं? ये आपके गैस पेपर में भी मिल जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। मेटरनिख व्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के वियना सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में मेटरनिख ने ऐसी व्यवस्था की जिसका उद्देश्य था कि नेपोलियन के युद्धों के कारण भंग हुई शांति को पुनः पटरी पर लाना, इसे ही मेटरनिख व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आप मेटरनिख व्यवस्था के बारे में इतना ही जानिए कि नेपोलियन के युद्धों के द्वारा जो शांति भंग हो गई थी उस शांति को पुनः वापस स्थापित करना ही मेटरनिख व्यवस्था कहलाता। ठीक है, या आप कह सकते हैं मेटरनिख व्यवस्था मेटरनिख के द्वारा लाई गई व्यवस्था है जो उन्होंने वियना सम्मेलन में लाई थी, जिसके द्वारा वे नेपोलियन के युद्धों के द्वारा जो शांति भंग हो गई थी उस शांति को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इसे ही मेटरनिख व्यवस्था कहते हैं। कुल मिलाकर के की पॉइंट वही एक बात है कि नेपोलियन के शांति के द्वारा, युद्धों के द्वारा जो शांति भंग हो गई उस शांति को पुनः स्थापित किया जाए, इसको ही मेटरनिख व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था वियना सम्मेलन में मैंने उसने बनाया था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। यह बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है ना। नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया, हो गया ही। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। वियना सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ा, वियना सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ? आप कहेंगे कि नेपोलियन युग खत्म हो गया, अब मेटरनिख युग शुरू हो गया। ठीक है, वियना सम्मेलन हम पूछेंगे कहाँ हुआ, आप क्या कहिएगा? ऑस्ट्रिया में हुआ। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रिया में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1815 में हुआ। किसने किसने भाग लिया? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया। फिर पूछेंगे, ध्यान में रखिएगा, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसको कई भाग में विभाजित कर दिया। ये भी वियना सम्मेलन का ही बात है। ठीक है, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सिसिली और नेपल्स का प्रदेश किसको दिया गया? बुर्बो वंश को दिया गया। ठीक है, बुर्बो वंश का सम्राट कौन था?
फर्डिनेंड था। ठीक है, रोम और उसके आसपास के राज्य किसको दिए गए? पोप को दिए गए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखिए। देखिए वियना सम्मेलन में जो है पहली बार सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश को दे दिया गया, सम्राट को दे दिया गया, बुर्बो वंश के सम्राट को दे दिया गया। ठीक है, दूसरी बार रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को दे दिए गए। ठीक है, तीसरी बार लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रियता की प्रभुता कायम रही। ठीक है, चौथी बार परमा और मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। ठीक है, चौथी हो गया, तथा जेनेवा और सार्डिनिया, ये पांचवी बात है। पांचवी बात जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है, ये पांचवी बात। इन पांचों बातों को आप बार बार पढ़िएगा। ठीक है, 5 बार 7 बार 10 बार पढ़िएगा। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। तीस तक का हिसाब होगा या उसका हिसाब जहां तक है वहीं तक का ये करना। महीना में 8 बार हिसाब करेगा। जब चलिए गया तब कौन जरूरी था रजिस्टर करना। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जर्मनी को कितने भागों में, ऐसे नहीं पूछेगा ये कहेगा जर्मनी को कितने भागों में बांट दिया गया, तो 39 भागों में बांट दिया गया। ये बात आपको, जर्मनी को कितने भागों में बांट दिया गया? 39 भागों में। ठीक है, भाग बांट दिया गया। ठीक है, ये ऐसे नहीं पूछेगा कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। इसका मतलब हुआ कि जर्मनी में 39 को रियासत अपना अपना ही किया, भाग बांटा। तो जर्मनी को कितने भाग में बांट दिया? 39 भाग में बांट दिया। ये बात ऑब्जेक्टिव, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये जो 5 को आपको दिखाए, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। पूछ देगा सिसिली नेपल्स किसको दिया गया, मतलब ऑप्शन में 4 को राजा का नाम दे देगा। ठीक है, या तो 4 को राजा का नाम देगा तो फर्डिनेंड में मैंने मारना है टिक, और यदि 4 को वंश का नाम देगा तो बुर्बो वंश में टिक मारना है, क्योंकि यह फर्डिनेंड बुर्बो वंश का ही कौन था? शासक था। अब आगे बढ़ते हैं, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित रखा गया। 39 भाग में बांटा गया, लेकिन अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का था। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जर्मनी को 39 भाग में किसने बांटा? ऑस्ट्रिया ने बांटा। ठीक है, किसने बांटा? ऑस्ट्रिया ने बांटा। कहे कि बांटा तो मेटरनिक, कहे कि वियना सम्मेलन में जो अध्यक्षता मेजबानी कर रहा था वो मेटरनिक कर रहा था, तो सारी बात तो वही करेगा, बांटेगा वही, मेटरनिक ही बांटेगा। ठीक है, तो अधिकार भी मेटरनिक का ही रहा। ठीक है, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ठीक है, इतना दमन किया वहां के लोगों को इतना दबाया कि हर संभव मतलब प्रयास किया गया कि वहां के लोगों में फिर से राष्ट्रीयता की भावना पनपे नहीं, लोग अपने देश के बारे में सोचे नहीं, लोग अपने देश को आजाद करने के बारे में, जर्मनी को एकीकृत करने के बारे में सोचे नहीं। इतना उसको दबाया गया फिर से, मतलब कि जो आग नेपोलियन जला के चला गया था, उस आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया गया, हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन याद रखिए, राष्ट्रीयता देश
के प्रति प्रेम या किसी के प्रति प्रेम, ठीक है, देश मतलब किसी के भी प्रति अगर प्रेम जग जाए, ठीक है, तो उसको दबाना मुश्किल होता है। जब देश के प्रति प्रेम जग जाए तो उसको दबाना नामुमकिन होता है। राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया है, लेकिन यह फिर जगेगा, ध्यान में रखिएगा। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, मतलब फ्रांस में भी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, या 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, तो फ्रांस में भी फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने का काम इसी मेटरनिख ने किया था। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, ठीक है। वियना सम्मेलन क्या थी? प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, ठीक है, क्योंकि यह अपना मनमानी कर लिया, हर जगह अपना मनमानी किया, तो इसकी समझो एक तरह से जीत ही हुई। वियना सम्मेलन जो है, आप ये समझिए कि एक तरह से खच्चरों की जीत थी, ठीक है, बदमाशों की जीत थी। वियना सम्मेलन में जो है इन लोगों ने जो व्यवस्था बनाई वह सारी व्यवस्था को इन लोगों ने लागू करवा दी। तो आप ये कह सकते हैं कि वियना सम्मेलन जो है इन लोगों की जीत थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। हम कहे थे ना, फिर उठेगा, ठीक है, जीत थी लेकिन यह व्यवस्था उसका स्थायी नहीं रह सका था। जल्द ही यूरोप में फिर से राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हो गए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना, ठीक है। अब यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लुई 18वां कौन था? क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है? लुई 18वां कौन था? आप कहिएगा फ्रांस का राजा था। आप क्या कहिएगा? फ्रांस का राजा था। आप क्या कहिएगा? फ्रांस का राजा था। लुई 18वां कौन था? फ्रांस का राजा था। आप कहिएगा फ्रांस का राजा था, ठीक है। लुई 18वां किस वंश का शासक था? ठीक है, बुर्बो वंश का शासक था। बुर्बो वंश का शासक अभी एगो और आया था, कौन? फर्डिनेंड। ध्यान में रखिएगा, अभी ये पूछ दे कि फर्डिनेंड किस वंश का शासक था, तो वह भी बुर्बो वंश ही होगा। ध्यान में रखिएगा, यह सब बात भूलिएगा नहीं। देखिए, आज के जमाने का एग्जाम अब थोड़ा अलग तरह से हो गया है। अब जो है क्या है कि प्रश्न दोहराता नहीं है, मतलब कि जो प्रश्न अगले बार पूछा था या 3 साल पहले पूछा था वही प्रश्न इस बार भी पूछेगा, इस तरह की बात अब कम ही देखने को मिलती है। इस तरह की बात अब जो है कम ही देखने को मिलती है, इसलिए आपको पूरा किताब जो है दिमाग में रहना चाहिए, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो बुर्बो राजवंश का शासक कौन सब हम पढ़े हैं? एगो पढ़ लिए फर्डिनेंड, एगो पढ़ लिए लुई 18वां, ठीक है। ये जो है आपको बुर्बो राजवंश का शासक था। कौन राजवंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का शासक था, ठीक है। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। देखिए, फ्रांस में वियना की व्यवस्था बाद में जो है फिर से राष्ट्रीयता की भावना जो है जगी है। उसके बाद फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ठीक है, बुर्बो राजवंश को जो है वहां पर दिया गया। लेकिन बुर्बो राजवंश का जो राजा था लुई 18वां, वह क्या किया कि वहां की स्थिति को समझा, लोगों के दुख को समझा और पुरातन व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स दशम के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम
1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है, मतलब कि लुई 18वां जो है ये थोड़ा अच्छा राजा था। मतलब क्या हुआ कि लुई 18वां जो है यह थोड़ा अच्छा राजा था। आप कहिएगा सर कैसे? क्योंकि ये जो है लोगों के दुख को समझा था, लोगों पर पुरातन व्यवस्था को, ठीक है, पुरातन व्यवस्था बार बार यहाँ पर आ रहा है, तो पुरातन व्यवस्था का मतलब थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, पुरातन व्यवस्था बार बार आ रहा है। पुरातन व्यवस्था मतलब हुआ पुरानी व्यवस्था, सीधी बात। अब पुरानी व्यवस्था कैसी थी? पुरातन व्यवस्था मतलब पुरानी व्यवस्था, और पुरानी व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था यह शोषणकारी थी। पुरानी व्यवस्था कैसी थी? यह अत्याचारी अत्याचारी व्यवस्था थी। पुरानी व्यवस्था कैसी थी? दमनात्मक व्यवस्था थी। दमनात्मक व्यवस्था थी। तो जब भी कभी पुरातन व्यवस्था की बात हम करेंगे, आप समझ जाइएगा कि इस तरह की गंदी व्यवस्था, ठीक है, शोषणकारी व्यवस्था, अत्याचारी व्यवस्था, दमनात्मक व्यवस्था। तो ये लुई 18वां जो है ना, यह पूर्ण रूप से पुरातन व्यवस्था इस पर थोपने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप यहाँ पे ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट ने एक संवैधानिक पत्र जारी किया था। क्या जारी किया था? संवैधानिक पत्र जारी किया था। ठीक है, संवैधानिक पत्र जो है जारी किया था, और इस संवैधानिक पत्र में जो है मतलब कि प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों के बीच का रास्ता इसमें दिया हुआ था। सामंजस्य स्थापना करने की का प्रयास किया गया था। यह संवैधानिक पत्र जो है 1848 तक, बहुत अच्छा संवैधानिक पत्र होगा ही, क्योंकि 14 में लागू हुआ और 48 तक चलते रहा। कहने का मतलब लगभग 24 10 34 4 38 34 10 44 मतलब 34 बरस चला। कहने का मतलब ठीक ठाक व्यवस्था होगा। बाद में चार्ल्स दसम जो है यहाँ का शासक बना था, और चार्ल्स दसम जो है इसमें कुछ सुधार की मैंने प्रयास किया था, लेकिन सुधार का प्रयास किया था, लेकिन वह अच्छा सुधार नहीं था। इसलिए 1830 ईस्वी में जो है वहां पर क्रांति हो गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि उसका सुधार काम नहीं किया। अगर सुधार किया होगा, अच्छा सुधार नहीं किया होगा, लोगों को पसंद नहीं हुआ, आया होगा सुधार, है ना। तो ये है आपका, चलिए इस तरह से आपका 1830 ईस्वी की क्रांति शुरू होती है। ठीक है, ये क्या है आपका 1830 ईस्वी की क्रांति है। चार्ल्स दसम जो है एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ठीक है, हम आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के अभी तक हम लोग 3 राजाओं को पढ़ लिए, है ना। 2 राजाओं को पढ़े, लुई 18वां और चार्ल्स दसम। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स दसम। ठीक है, चार्ल्स दसम जो है यह बहुत निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी शासक था, और फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य यह कर रहा था। मतलब कुल मिलाकर चार्ल्स दसम बढ़िया शासक नहीं था। यह राष्ट्रवाद की भावना को दबा रहा है, यह जनतंत्रवादी भावनाओं का विरोध कर रहा है, उसको दबाने का काम कर रहा है। कहने का मतलब यह प्रतिक्रियावादी है, कहने का मतलब यह शोषणकारी होगा, अत्याचारी होगा, पूर्वक होगा, बदमाश होगा। ठीक है, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। ठीक है, उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए यह बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ठीक है, कि इसको बार बार बिहार बोर्ड पूछ देता है। ठीक है, कि चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था?
पॉलीग्निक। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? पॉलीग्निक। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? पॉलीग्निक को। ध्यान में रखिएगा। चलिए, पॉलीग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात की वर्गीय स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। ठीक है। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलीग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक है। जो कि उदारवादी नेताओं का उदार तत्व मतलब उदारवादी नेता मतलब राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने वाला नेता। ठीक है। गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही 1830 ईस्वी का, ठीक है, 1830 ईस्वी का जुलाई का क्रांति कहते हैं। जुलाई का क्रांति कहते हैं। ठीक है। परिणाम था चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। तो भागना पड़ा इसको। ठीक है। शासक था, राजा था ये, इसको भागना पड़ गया। कैसा काम किया था ये? इसको भागना पड़ गया और बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। कुल मिलाकर के बुर्बो वंश के 3 शासक को हमने अभी तक में पढ़ा। एक फर्डिनेंड को पढ़ा, दूसरा लुई 18वां को पढ़ा और तीसरा चार्ल्स दसम को पढ़ा। ठीक है। फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश आया। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि बुर्बो वंश के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन आया? आर्लेयंस। बोल दीजिए, अपने से बोलिए, आपको याद करना, आपको याद नहीं करना। ठीक है। किस वंश का शासन आया? आर्लेयंस वंश का शासन आया। बुर्बो वंश के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन आया? आर्लेयंस वंश का शासन आया। ठीक है। इस वंश के शासक थे लुई फिलिप। कौन थे इस वंश के शासक? कौन थे? लुई फिलिप थे। ठीक है। इन्होंने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता का समर्थन से सत्ता प्राप्त किया था। इसलिए इन्होंने उसकी नीतियां उनके पक्ष में थी, उदारवादियों के पक्ष। जिसके सहयोग से सत्ता प्राप्त किया तो उसके पक्ष में काम करना पड़ेगा ना। ठीक है। कुल मिलाकर के आपसे यह सवाल आ सकता है आपको कि 1800 जुलाई 1830 की क्रांति आया भी होगा। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं, या कैसे हुई? ठीक है। कुल मिलाकर के अगर छोटे शब्दों में कहा जाए, कुल मिलाकर के यदि नया पेज यहां से नहीं आएगा, कुल मिला के अगर बात की जाए, ठीक है, तो जुलाई
जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, यह हुई चार्ल्स दसम के कारण। चार्ल्स दसम के कारण कैसे हुई? तो इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया किसको? पॉलीग्नेक को। ठीक है, क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। यह व्यक्ति कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, लिखिए रहे हैं तो तनी अच्छा से लिखें तो अच्छा रहेगा क्या? चलिए, हम बात कर रहे हैं इसकी फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इसका करना क्या है? सबसे पहली बात कि फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स दसम था। यह घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था। इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? प्रधानमंत्री किसको बनाया? पॉलीग्नेक को बनाया। पॉलीग्नेक को बनाया। और यह भी घोर प्रतिक्रियावादी था। पॉलीग्नेक ने क्या किया? एक शक्तिशाली पॉलीग्नेक ने क्या किया था? पॉलीग्नेक ने क्या किया था? शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना किया। ठीक है, नागरिक संहिता पेश किया। ठीक है, नहीं, लुई 18वें द्वारा जो स्थापित नागरिक संहिता थी उसको बदल करके यह शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। चलिए, इस बात को लिखिए। इसने क्या किया? ठीक है, शक्तिशाली शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। इससे क्या हुआ? उदारवादियों के मन में असंतोष हुआ। क्या हुआ? उदारवादियों के मन में असंतोष हुआ। ठीक है, और उसने क्या किया? असंतोष हुआ तो क्या किया? असंतोष हुआ तो क्या किया? उसने असंतोष को प्रकट किया, मतलब क्रांति किया। ठीक है, उदारवादियों के मन में क्या हुआ? असंतोष हुआ। फिर उसने क्या किया होगा? फिर उसने आंदोलन किया होगा। आंदोलन के बाद कौन था वो? चार्ल्स दसम। ठीक है, चार्ल्स दसम ने क्या किया? चार अध्यादेश जारी किया। और इसी चार अध्यादेश के विरोध में फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में गृह युद्ध चालू हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध चालू हो गया। और गृह युद्ध चालू होने के बाद क्या हुआ? चार्ल्स दसम ने
चार्ल्स दसम जो है वह गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड पलायन कर गया। ठीक है, कुल मिला करके यही बात आपको लिखना है 1830 ईस्वी की क्रांति में। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे हम याद होने के लिए लिखा है। ठीक है, लिखे। फ्रांस का शासक जो था वह कौन था? चार्ल्स दसम था। वो अब उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पॉलिग्नेक को बनाया, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। पॉलिग्नेक क्या किया? यह जो है पॉलिग्नेक क्या किया? यह जो है लुई 18वां का नागरिक संहिता को हटा दिया और अपना एक संहिता वहां पर लागू किया, जिसका नाम था शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग। ठीक है, उसके बाद उदारवादियों के मन में गहरा असंतोष प्रकट हुआ और उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन को दबाने के लिए चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेश जारी किए और उस 4 अध्यादेश के बाद फ्रांस में गृह युद्ध चालू हो गया और उस गृह युद्ध को चार्ल्स दसम नहीं संभाल सके। अंततः उन्हें इंग्लैंड भागना पड़ा। उन्हें कहां भागना पड़ा? इंग्लैंड भागना पड़ा। और इसी समय और इसके बाद इसके साथ ही फ्रांस में क्या हुआ? बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन आया? आर्लेयंस वंश आया। इसके बाद कौन आया? आर्लेयंस वंश आया। आर्लेयंस वंश के राजा का नाम क्या था? आर्लेयंस वंश के राजा का नाम क्या था? लुई फिलिप। क्या था? लुई फिलिप। आर्लेयंस के राजा का नाम क्या था? आर्लेयंस वंश के राजा का नाम क्या था? लुई फिलिप। ठीक है, आर्लेयंस वंश आया, लुई फिलिप। ठीक है, किसकी सहायता से आया था? उदारवादियों। ठीक है, पत्रकारों की सहायता से आया था। ठीक है, और इसकी सहायता से आया था, इसलिए इसने क्या किया कि उदारवादियों ठीक है, पत्रकारों ठीक है, के हक में काम किया, के हक में नीतियां बनाई। क्या किया? इसके हक में नीतियां बनाई। इस तरह से कुल मिलाकर के आपका फ्रांस की क्रांति जो है आपका खत्म हुआ। फ्रांस की क्रांति भी वीआई था, इसलिए इस पर हमने थोड़ा विस्तृत बातचीत की। ठीक है, इसमें जो बात ज्यादा वीवीआई रहेगा हम उसको उतना ज्यादा जो है एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, और जो बहुत वीवीआई जहाँ से सवाल नहीं आता है उसको हम आपको पढ़ के सुना देंगे, या उसका मतलब अगर कुछ बनेगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? इस प्रकार से जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग लोक स्वप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल साबित कर दिया। मतलब कोई माय बाप नहीं जिसका बोलते हैं, ठीक है, वही हुआ निर्मूल, मतलब बिल्कुल फालतू साबित कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये समझिए, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप में पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में
तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो कि 1848 ईस्वी की क्रांति कहलाती है। पानी यहाँ पे एक गिलास रख लीजिए। चलिए, अगर आपको ये पूछ दे कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, अगर ये आपसे सवाल पूछ दे तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो गया। ठीक है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि फ्रांसीसी क्रांति, इस क्रांति ने यहां देते हैं दोनों। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर दिया और वियना कांग्रेस के, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसको 3 नंबर में लिख दीजिएगा। इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के का जो उद्देश्य था, लोगों को दबाना, लोगों को पर अत्याचार करना, उसको दबा के रखना, उस पर अपनी मनमानी करना, उन्हें बांध कर रखना, उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को फैलने न देना, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को कम करना, या जो उद्देश्य था उस कांग्रेस का, उस कांग्रेस कहते हैं वियना कांग्रेस का, ठीक है, वह निर्मूल साबित हो गया। ठीक है। इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा था। पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ। ठीक है। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप में पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ। ठीक है। यहीं तक लिखिएगा, यहीं तक लिखिएगा। तीसरा कारण, चौथा कारण को चौथा कारण को आप यहीं तक लिखिएगा। इसके बाद जिस प्रकार इसके बाद उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहने का ये मतलब हुआ कि फ्रांस की क्रांति का 5वां प्रभाव था ये कि यूरोपीय राष्ट्र के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार, ठीक है, मतलब उसको जो 39 भाग में बांटा था, ठीक है, उसको एक करना, उसमें संवैधानिक सुधार करना, राष्ट्रवाद का विकास करना, इन सारे चीजों का मार्ग जो है वह प्रशस्त कर दिया था इस क्रांति ने। किस क्रांति ने? फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति ने। ठीक है। उसके बाद इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। ठीक है। अब देखिए इसका ये छठा प्रभाव माना जाएगा। इसका जो है ये छठा प्रभाव माना जाएगा कि फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को देख करके इटली और जर्मनी में जो एकीकरण होना था, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में जो उस समय की व्यवस्था थी, दमनात्मक व्यवस्था, उस व्यवस्था का भी लोग विरोध करने लगे। मतलब वहां के लोगों में भी आत्मविश्वास जब उठा। यह आपका छठा प्रभाव 1830 ईस्वी की क्रांति का हो सकता है। ठीक है। आगे चल करके हालांकि लुई फिलिप का भी विरोध हुआ था और लुई फिलिप के विरोध के कारण भी जो है, मतलब ये सब बात नहीं लिखना है प्रभाव में। ठीक। आगे चल करके लुई फिलिप भी कुछ उल्टा सीधा करने लगा होगा। है क्या कि कुछ दिन जब बैठ जाता है कुर्सी पर ना लोग, तो कुछ दिन के बाद उसका मन अगड़ाने लगता।
ठीक है, मन क्या होता है, अगड़ाने लगता है, उसका मन उसका अगड़ाने लगता है। ठीक है, मन उसका क्या होता है, अगड़ाने लगता है, तो वह भी कुछ उल्टा सीधा दमनात्मक कार्य करने लगता है, अत्याचारी नीति लागू करने लगता है, शोषणकारी नीति लागू करने लगता है। ऐसा ही इस लुई फिलिप साहब ने भी कर दिया होगा, तो आगे चल करके इनके खिलाफ भी आवाज उठना शुरू हो गया और फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जिसको हम 1848 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। ठीक है, 1848 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। चलिए, लुई फिलिप जो है यह एक उदारवादी शासक था, लेकिन यह बहुत ज्यादा, देखो इसका गलती क्या था, ये जो है शासक बड़ी बढ़िया था, शासक जो है लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप जो है यह शासक जो है, यह शासक बड़ी बढ़िया था, लेकिन ये क्या था, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। ये क्या था, बहुत अधिक क्या था, महत्वाकांक्षी था। अब कहिएगा सर जी महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे ठेठ भाषा में महत्वाकांक्षी का मतलब लोभ होता है। यह लोभ ही था, बहुत सारा चीजों को पाने की क्षमता रखना, नहीं इच्छा रखना, क्षमता नहीं। हमको 10 गो बिल्डिंग और हो जाए, हमको 10 गो कार और हो जाए, हम बनमनखी के पूरे मतलब जमीन पर अधिकार कर लें, हम बनमनखी का राजा हो जाएं, हम जो है प्रधानमंत्री बन जाएं, हम राष्ट्रपति बन जाएं, हम कुछ भी करें, हमको कोई कहने वाला नहीं हो, इस तरह की बात जो है महत्वाकांक्षी लोगों में होती है। और अत्यधिक लोभ आदमी से पाप करवा देता है। क्या करवा देता है, अत्यधिक लोभ जो है वह आदमी से क्या करवा देता है, अत्यधिक लोभ आदमी से पाप करवा देता है। क्या करवा देता है, पाप करवा देता है। उसने अपने विरोधियों को, मतलब लुई फिलिप जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। ठीक है, और 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखो भाई, ये ऑब्जेक्टिव है। लुई फिलिप कैसा शासक था, उदारवादी शासक था। ठीक है, कहीं ऑप्शन में अगर महत्वाकांक्षी दे दिया, उदारवादी नहीं दिया, तो आपको महत्वाकांक्षी में टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसने किस नीति का अवलंबन किया था, लुई फिलिप ने किस नीति का अवलंबन किया था, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। कब किया था, नहीं, इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, गीजो को बनाया। ठीक है, गीजो कैसा आदमी था, बहुत बदमाश आदमी था, प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। मतलब वह किसी भी प्रकार का अच्छा काम करने के विरुद्ध था। वैधानिक मतलब हुआ, मतलब वैध सुधार, अच्छा सुधार। सामाजिक सुधार भी एक तरह से अच्छा सुधार हुआ, समाज में सुधार, आर्थिक सुधार भी अच्छा सुधार हुआ, मतलब ये अच्छा काम करने के विरुद्ध। इसका कहना था कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे। ठीक है, इस दुनिया में सब कुछ करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे। कौन कहता था, गीजो। इसका मानना था, गीजो का मानना था कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसने क्या किया, 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री बना। कौन बनाया, लुई फिलिप ने इसको 1840 में प्रधानमंत्री बनाया, और यह अच्छा काम के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में थी। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और न ही उसे विदेश नीति में किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसने शासन काल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। 24 फरवरी को लुई फिलिप का ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड भाग गया।
उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए वो बात और बता कि इंग्लैंड जो है ना, यही है पूरे दुनिया में अधिकतम देश पर शासन करने का जो है मतलब गौरव इसी को प्राप्त, इंग्लैंड को। कि दुनिया में अधिकतम देश पर जो है जा जा करके उसको उपनिवेश बनाया और वहां पर शासन किया, वहां के लोगों को कंगाल बनाया, वहां का धन जो है अपने यहां लाया। इंग्लैंड अपने यहां भी जो था वह इंग्लैंड से ही था। ब्रिटिश कहां का था? इंग्लैंड का ही। अपने यहाँ जो था वह भी इंग्लैंड का ही था। देख लो, इससे पहले जो शासक था चार्ल्स दसम, वो भी भाग करके इंग्लैंड में गया। आर्लेयंस वंश का शासक था लुई फिलिप, ये जो है उसको हटा करके आया था अपने, ये अभी भाग करके इंग्लैंड गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यस्त पुरुष को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब यहां से जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो ये आएगा कि कियस के नेतृत्व में सुधारवादियों ने एक भोज आरंभ किया था। कब? 22 फरवरी 1848 को। 22 फरवरी 1848 को। ठीक है, किसके नेतृत्व में? कियर्स के नेतृत्व में। किसने विशाल भोज आरंभ किया? ठीक है, सुधारवादियों ने विशाल भोज आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लुई फिलिप को, मतलब इस लोग ने भोजे तो नहीं किया, जगह जगह अवरोध लगाए, मतलब आंदोलन किया। ठीक है, और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। 24 फरवरी को लुई फिलिप जो है गद्दी त्याग कर कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा किया। 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का प्राप्त हुआ और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन था। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? मार्टी था। और सुधारवादी का नेता लुई ब्ला था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव बन सकता है। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। चलिए, अब है आपका इटली का एकीकरण। इसके बाद लोग देखेंगे इटली का एकीकरण देखने के बाद हम लोग जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे और मेजनी के बारे में पढ़ने के बाद फिर जो है काउंट काबूल आएगा। लंबा है, अभी चलेगा। अब लास्ट में जर्मनी का एकीकरण होगा। कुल मिलाकर के आपका जो है 19 पेज का।
चलिए, इसके बाद 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई सारी समस्याएं भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विरोधी विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में हो। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। ये सब बाधा था। ये सब क्या था? बाधा। इटली के एक राष्ट्र के, तो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में कई सारी समस्याएं थी। ठीक है, ये आपका पहली समस्या है। ठीक, और ये आपका दूसरी समस्या है, और ये पूरा यहां से ये दूसरी है, और उसके बाद तो देवे नहीं किया, सीधे दे दिया बहुत सारा और सब। परंतु इसके बावजूद भी ये समस्या था। इटली पर जो है ना, इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का क्या था? हस्तक्षेप था। मतलब ऑस्ट्रिया और फ्रांस का शासन था वहां पे। ठीक है, तो इटली को एकीकरण करने में अगर किया जाएगा तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है वह क्या करेगा? विरोध करेगा इस बात का। वह क्या करेगा? इस बात का विरोध करेगा। वह क्या करेगा? इस बात का विरोध करेगा। हेलो, इस सर्वे में इसलिए तो फोन लेके नहीं आते। मान के चलो पढ़ाएंगे कि फोन रिसीव करेंगे। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रिया, इटली, इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का क्या था? मतलब प्रभाव था। तो प्रभाव था तो वो तो चाहेगा कि इसका एकीकरण नहीं हो, नहीं तो मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, एकीकरण होगा तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो तो चाहेगा। तो ये एक बड़ी समस्या थी। आपकी किताब में एक सवाल हमने कहीं देखा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक क्या था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा बाधक था। ठीक है, चलिए उसके बाद और इसमें जो है इसका जो राजधानी था, इटली का जो राजधानी था वो क्या था? रोम। इटली का राजधानी रोम। फ्रांस का राजधानी पेरिस। आ सकता है ऑब्जेक्टिव। फ्रांस और पेरिस की बात हुई है तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस थी। इटली की राजधानी कहाँ थी? रोम थी। तो रोम जो था ना, ये पोप के प्रभाव में था। पोप किसको कहते हैं? जैसे अपने लोग के मंदिर में बाबा जी होते हैं, वो उसी तरह से चर्च में जो बाबा जी होते हैं ना, उनको पोप कहा जाता है। तो रोम जो है यह पोप के प्रभाव में था, और पोप चाहता था कि हम इसका जो व्यवस्था है, इसका जो सुधार है, इसका जो कुछ भी है वो हम करेंगे। ठीक है, पोप चाहता था। तो यह भी एक बहुत बड़ा बाधा ही इटली के एकीकरण में था। लेकिन इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी
यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन जो आक्रमण किया था ना, उस आक्रमण के बाद मतलब इटली ही नहीं, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हर जगह का लोग को मन में जो है ना आत्मविश्वास जग गया था कि यदि ये विरोध कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि ये विरोध कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यदि हम 10 आदमी मिल के विरोध करेंगे तो 10 आदमी को दबाने में समय लगेगा, ठीक है। लोगों में एकता बढ़ने लगी, ठीक है, लोगों में एकता बढ़ने लगी और क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना जो है वह असीमित रूप से बढ़ने लगी, ठीक है। इटली के विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया था, ठीक है। एक का नाम था सीसपाइन, दूसरे का नाम था लिगुलियन और तीसरे का नाम था ट्रांसपैडेन, ठीक है। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था। देखो ये सब इसका कार्य है, नेपोलियन का कार्य है। नेपोलियन ने इसको 3 गणराज्य में मैंने गठित किया था। उसके बाद यहाँ के क्या कहते हैं यातायात की व्यवस्था को ठीक किया था, ठीक है। इसको आप पहला कार्य मानिए, इसको हम रोमन वाला कर देते हैं। इसको रोमन वाला नंबर दे देते हैं, 2 नंबर 3 नंबर। उसने क्या किया, दूसरा काम क्या किया, उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त कर दिया, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन ले आया। ये तीसरा शासन था, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन ले आया। इन सभी कारणों से वहां पर जागृति आई थी, ठीक है। नेपोलियन का पतन 1814 में हो गया था, तब जाकर के 1815 में बदमाशों का एक जुट वियना में बैठा था समझौता करने के लिए, जिसने जर्मनी को 39 रियासतों में बांट दिया, ठीक है। इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। ठीक है, उसके बाद इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों ने किया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रवादियों के द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था, कार्बोनरी। कार्बोनरी संगठन एक गुप्त दल था। क्या था, एक गुप्त दल था जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना, ठीक है। कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था, कार्बोनरी संगठन का उद्देश्य क्या था, छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को खत्म करना, ठीक है। छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को खत्म करने की नीति इस दल ने अपनाई थी और कार्बोनरी दल ने अपनाई थी। कार्बोनरी का गठन किसने किया था, राष्ट्रवादियों ने किया था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका। यहाँ भी नागरिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और मेजनी इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ गया। मेजनी कौन था? अब मेजनी कौन था?
1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं था। यहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया था और इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करके उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है ना? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? ऐसा क्वेश्चन होगा शायद। आइए मेजनी के बारे में जानते हैं। मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक योग्य सेनापति था, लेकिन वह तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता। ठीक है, उस समय में जो राजनीति वहां इटली में हो रही थी उसका बहुत ज्यादा समझ इनको, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम। और वाकई में आदर्शवादी गुण जो है, जिसको ये मालूम नहीं है कि सामने में जो खड़ा है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, सामने में जो खड़ा है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर यह बात हमको मालूम है तब तो हम कहेंगे कि बाबूजी प्रणाम, कहिए क्या कहते हैं आप जो कहेंगे वही होगा, आप जो कहेंगे वही होगा, आपसे बाहर नहीं है हम। ये हुआ व्यवहारिक गुण। ये क्या हुआ? जब हमारे अंदर व्यवहारिक गुण कम रहेगा, आदर्शवादी गुण ज्यादा रहेगा, तो उस क्रिमिनल को हम नहीं बख्शेंगे। तब अगर हमको ये मालूम ना रहे कि इस सामने वाला आदमी क्रिमिनल है बहुत बड़ा, तो फिर हमारे अंदर आदर्शवादी गुण आ जाएगा, व्यवहारिक गुण नहीं उत्पन्न होगा और हम कहेंगे कि आप है तो क्या, पहले टिकट हम लेंगे क्योंकि लाइन में पहले हम खड़े। ये हुआ आदर्शवादी गुण। क्या हुआ? हाँ, ये आदर्शवादी गुण हुआ, हम पहले हैं तो पहले हम लेंगे। या कोई व्यक्ति को मार रखा है, मार रहे हैं आप, उसको क्या मतलब है, आपको क्या दिक्कत है उससे? ये हुआ आदर्शवादी गुण। लोगों के लिए लड़ना, लोगों को मतलब अच्छा, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के हक में काम करना, ये आदर्शवादी गुण होता है। ठीक है, लेकिन लोगों के हक में काम करने के वजह से कभी कभी लॉस हो जाता है। ठीक है, वही लॉस मेजनी को हुआ। ठीक है, क्योंकि इनको बेहतर परख नहीं था राजनीति का, इसी वजह से इनके अंदर आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा था, व्यवहारिक गुण बहुत कम था। ठीक है, और ये बार बार आंदोलन में कूद जा रहे थे। ठीक है, बड़े जोश खरोश के साथ कूदते। ठीक है, तो इनके अंदर जो व्यवहारिक गुण कम था इसलिए इनकी पराजय हो जाती थी, लेकिन चूंकि आदर्शवादी गुण ज्यादा था इसलिए यह अपने पराजय के बाद भी मेजनी ने कभी हार नहीं माना, ये कभी हार नहीं माने। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। ठीक है, 1848 ईस्वी में फ्रांस में तो क्रांति हुई ही थी, हमने पढ़ा भी, लेकिन इटली ऑस्ट्रिया में भी मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ करके भागना पड़ गया था, मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ गया था। इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसका उद्देश्य था
ये क्या था उसका उद्देश्य था, संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। ये दोनों अलग अलग बात हो गई ना। ये चाहता था कि उसका जो है हम क्या करेंगे, मतलब इटली के सभी गणराज्यों को एक करेंगे। और सार्डिनिया पिडमाउंट भी इटली का ही मतलब वो है भाग था, और वहां का शासक जो है वह चार्ल्स एल्बर्ट है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, हम सभी प्रांतों का विलय अपने में ही कर लें, ठीक है। तो ये अलग अलग बात होती है, ठीक। ठीक है। उधर पोप भी, अब पहले बताइए दिए आपको कि पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। पोप अपने हिसाब से इटली का जो है सुधार करना चाह रहा था, ठीक है। इस तरह से विचारों के टकराव के कारण सब है वही इटली का आदमी है, टोटल आदमी इटली का भला चाह रहा है। पोप भी इटली का ही भला चाह रहा है, चार्ल्स एल्बर्ट भी इटली का ही भला चाह रहा है, ठीक है, और मेजनी भी इटली का ही भला चाह रहा है। लेकिन इस तीनों का विचार अलग अलग। कोई कह रहा था कि हम रही से दही घाटेंगे, कोई कह रहा था हम हाथे से दही घाट लेंगे, और कोई कह रहा था कि हम मशीन में दही घाटेंगे। समझ रहे हैं बात? दही से जो घी निकालते हैं, सबका विचार अलग अलग था। सबको दही से घी ही निकालना था, ठीक है, छाली से, दही से नहीं, छाली से। लेकिन सबका विचार अलग अलग था, सबका तरीका अपना अलग अलग। इस वजह से भी लॉस होगा। देखिए ना, जब एक ही कार्य को 5 व्यक्ति करना चाहे और पांचों व्यक्ति एक विचार से करे तो वह काम 1 दिन में होगा, और पांचों व्यक्ति उस कार्य को अपने अपने विचार से करना चाहे तो वह काम 25 दिन में भी नहीं हो सकेगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान में रखिए। इस तरह से विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया, रुक गया। देखिए बोले ना, लॉस हो। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भाग पर आक्रमण किए कुछ दिन के बाद जो है, मतलब इटली का एकीकरण अब होना था, लेकिन ये 3 आदमी का जो है ना विचार में टकराव हो गया, एकीकरण रुक गया। यह एकीकरण बार बार आ रहा है। एकीकरण शब्द जो है आपके सामने बार बार आ रहा है, ठीक है। इस एकीकरण का मतलब आप समझ लीजिए। एकीकरण का मतलब, सबसे मुख्य मतलब यह है कि मानिए इटली है, तो प्राचीन काल से ही इटली का बहुत सारा भाग रहता होगा, है ना। फलना जिला, चिलना जिला, फलना, बहुत सारा जिला होता होगा, बहुत सारा जगह होता होगा, है ना। लेकिन सीमावर्ती इलाका इधर ऑस्ट्रिया है तो 2 क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार होगा। इधर फ्रांस है मानिए तो 2 पे फ्रांस का अधिकार होगा, ठीक है। 2-3 जगह को पोप अपने अधीन में लिया होगा। इस जगह का कर पोप वसूलता होगा, इस जगह का टैक्स जो है फ्रांस लेता होगा, इस जगह का टैक्स ऑस्ट्रिया ले लेता होगा, इस जगह का टैक्स कोई और ले लेता होगा। मतलब कि ये टोटल है इटली का, लेकिन इस इटली को कुछ आदमी इधर से बांट के खा रहा है, कुछ आदमी इधर से बांट के खा रहा है, कुछ आदमी इधर से बांट के खा रहा है, कुछ आदमी इधर से बांट के खा रहा है। तो इसी जगह पर 1 2 3 4 ऐसे लोगों का जन्म हो जाता है, जिसको भगवान यह सोचने की बुद्धि देता है कि यह जगह मेरा है, यह मातृभूमि हमारी है, और यह काम हम करते हैं, टैक्स कोई और लेता है। भैया क्यों लेगा? तो उसका वह विरोध शुरू करता है, और जब और लोगों को भी लगता है कि यह तो ठीक बोल रहा है, तो 10 लोग उसके साथ आते हैं, ठीक है। फिर वह विरोध और बड़ा होता है, तो बड़े बड़े विरोध करके, बड़े बड़े आंदोलन करके इन लोगों को अपने क्षेत्र से भगाया जाता है, और उसके बाद फिर से इसको एक इटली किया जाता है, एक क्षेत्र किया जाता है, और एक ही इसमें शासक बनता है, और सारे जगह का टैक्स यह खुद लेता है,
और इस टैक्स का उपयोग इटली के लोगों के लिए करता है, इटली के लोगों के उत्थान के लिए करता है, उनके विकास के लिए करता है। इसी को एकीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको यह वाला लेक्चर जब भी सुनने का मन हो आप हमको कहिएगा, हम निकाल करके आपको दे देंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, क्या 7 गो तो चैप्टर है, बहुत ज्यादा है कहाँ, 7 गो चैप्टर है, 8 गो चैप्टर। तो क्या हुआ, इन तीनों लोगों का विचार में हो गया मतभेद, और मतभेद होने के कारण क्या हो गया, इटली में क्या हो गया, इटली का एकीकरण रुक गया। और कुछ दिनों के बाद, ठीक है, ऑस्ट्रिया फिर से इटली के कुछ भाग पर आक्रमण करने लगा, और उसकी ये जो चार्ल्स एल्बर्ट था, ठीक है, इसकी पराजय हो गई। सार्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई, और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में फिर से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार फिर से मेजनी की पुनः हार हो गई, और वह पलायन करके वहां से भाग गया। याद रखिएगा, वह देशभक्त था, वह राष्ट्रवादी था, और वह एक योग्य सेनापति था। वह फिर आएगा, मेजनी फिर आएगा। यह इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। 1848 ईस्वी तक के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलन का क्या हुआ, जन जागरूकता बढ़ता गया, राष्ट्रीयता की भावना फैलती गई, तीव्र होती गई। सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक जो है विक्टर इमैनुएल घोषित हुआ, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री घोषित किया। ठीक है, अबड़ी जो शासक बना है विक्टर इमैनुएल, सार्डिनिया और पिडमाउंट का, यह राष्ट्रवादी विचारधारा का अच्छा आदमी है, राष्ट्रवादी विचारधारा का है। तो इसने अपना क्या प्रधानमंत्री किसको घोषित किया, काउंट काबूर को घोषित किया। ठीक है, अच्छा, गीजो को प्रधानमंत्री किसने घोषित किया था, लुई फिलिप। अब पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री किसने घोषित किया था, चार्ल्स दसम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वो आपको 1830 ईस्वी का बात है, चार्ल्स दसम वाला। ये जो वाला बात है 1840 ईस्वी का, ये वाला बात हो गया आपका 1848 ईस्वी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पिछली बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी। देखिए, काबूल जो है ना, काबूल जो है ना, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि काउंट काबूल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, इसलिए उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हराने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने क्या किया, फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कौन, काबूल। ठीक है, 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। क्रीमिया के युद्ध में काबूल ने क्या किया, फ्रांस की ओर से युद्ध में उसको सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूल की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर चल गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया।
बात को आप नहीं समझे, हम समझाते हैं। काउंट काबूर प्रधानमंत्री बना ना, इसको लगता था, ऐसा लगता था कि जो इटली है ना, इटली का एकीकरण में सबसे बड़का जो बाधक है ना, वो है ऑस्ट्रिया। सबसे पहले इस ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रिया बड़ी शक्तिशाली देश था, उसको ही हरा नहीं पाता, उसको ही हरा नहीं पाता। उसी समय में क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, 1853-54 का बात है। क्रीमिया का युद्ध में काबूल जो है ना, फ्रांस लड़ रहा था। क्रीमिया का युद्ध जो है वह कौन लड़ रहा था? फ्रांस। किसी के साथ लड़ रहा होगा, हमको नाम याद नहीं, ठीक है। फ्रांस लड़ रहा था किसी के साथ, नाम याद नहीं, ठीक है। तो फ्रांस का जो है ना, क्या किया, काबूल अपना सेना लेकर के चल गया युद्ध क्षेत्र। बिना फ्रांस के कहे, बिना फ्रांस के पूछे, यह क्या किया, फ्रांस का सहायता करने लगा और फ्रांस के विरोधी देश को, फ्रांस के साथ मिलकर के फ्रांस के विरोधी देश को हरा दिया, ठीक है। हरा दिया, फ्रांस जीत गया। जब तो जीतने के बाद जीत की खुशी होती है ना, जीत का बैठक होता, ठीक है। तो पेरिस में बैठक हुआ, फ्रांस की राजधानी कहां? पेरिस। पेरिस में बैठक हुआ। पेरिस में जब बैठक हुआ तो उसमें जो है, बैठक में कौन कौन गया था? फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को भी बुलाया था, पीडमाउंट को भी बुलाया था, ठीक है। और उसने ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट, मतलब देखो, एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी को निमंत्रण दे रहा है कि आइए मेरे यहां भोज है, खाइएगा। अगर उसी के साथ में एक छोटे आदमी को भी बुला रहा है तो उस छोटे आदमी का महत्व बढ़ जाता है। क्या? मान लीजिए हम एक साधारण आदमी हैं, हमको अगर एक मुखिया भी कहेगा कि आओ आज हम और तुम भोजन एक साथ करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। अगर हमको विधायक कह दे कि आओ हम और तुम आज एक साथ भोजन करेंगे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बड़ा आदमी है, विधायक है, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो ये पीडमाउंट एक छोटा जगह था, ठीक है। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा जगह था, फ्रांस भी बहुत बड़ा जगह, ठीक है। तो फ्रांस जो है बहुत शक्तिशाली था, ऑस्ट्रिया भी शक्तिशाली था, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस का मदद कर रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस का मदद कर रहा था। और ये क्या किया, काबूल भी, पीडमाउंट का ही प्रधानमंत्री था, पीडमाउंट भी क्या किया, फ्रांस का मदद कर दिया। देखो ये दोनों विरोधी है, ऑस्ट्रिया पीडमाउंट एक दोनों का, लेकिन यह दोनों फ्रांस का मदद कर रहा था। तो फ्रांस दोनों को बुलाया, फ्रांस दोनों को बुलाया। उसके बाद वहां पर जब बैठक हुई तब कहता है कि साहब जी, हम जो यहाँ आए हैं बहुत बड़ी आशा लेकर के आए हैं। ये जो हमरे बगल में है बैठो, मेटरनिक के बारे में बोलता होगा, ठीक, ऑस्ट्रिया का चांसलर वही था ना। ये जो हमारे बगल में है, ये जो आपका दोस्त है, दोस्त, ये जो आपका दोस्त है मेरे बगल में, वो मेरा दोस्त है। क्या? मेरा दोस्त। ये आपका दोस्त है, मेरा दोस्त है, ठीक है। ये बताइए कि जब फलना 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 राज हमारा है, राज्य हमारा है, जगह हमारा है, तो इस बार ई भैया काहे बार बार आक्रमण करके ले लेता है? हम बार बार ले लेते हैं, बार बार ले लेता है। यही हमसे तनिठो मजबूत पड़ता है, ये हमको हरा करके हमसे ले लेता है। कि पीडमाउंट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। इससे पहले कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। तनी कमजोर पड़ गया कि उसको हरा दिया, हरा करके फिर से उसको ले लिया। ऐसा काहे हो रहा है सर जी? फ्रांस को बोला, ठीक है। यह जो है काबूल इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान जो है ना इटली पर चला गया कि भैया देखो छोटा सा जगह है, ठीक है, आई बड़का शक्तिशाली देश जो है उसको तंग कर रहा है, के लोगों को तंग कर रहा है, ठीक है। संपूर्ण यूरोप का लोग जो है पिडमाउंट के इस बात को समर्थन कर दिया। क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। तो ये तो फूल के फ्लोरिन हो जाएगा। अब क्या करेगा? फूल के फ्लोरी हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते, इतना तो बात करके आ गया, अभी थोड़े हो जाएगा, अभी थोड़े मैंने ऑस्ट्रिया जो है उसको छोड़ देगा इटली को ना, होगा युद्ध होगा। ये बात ऑस्ट्रिया को बुरा लगा होगा, फिर वो भी अपना हाथ पैर चलाएगा, कुछ न कुछ करेगा उल्टा सीधा, ठीक है। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया, ठीक है। कि नेपोलियन तृतीय जो है ये फ्रांस का होगा, ठीक है। ये काबूर क्या किया, उससे एक प्रकार का संधि कर लिया, संधि मैंने समझौता कर लिया कि भैया हमें जय दी, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के घोषणा करबे, वही दिन तोरा हमरा दिए पड़ता सेना, की दिए पड़ता, कह दिया, उसे कहवा लिया, ये वादा कर दिया, आपको समर्थन देना पड़ेगा। आपको क्या देना होगा? समर्थन देना होगा। बदले में नीस और सेवाएं नामक 2 रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। लोभ दे दिया। ऑस्ट्रिया उसका दोस्त था, लोभ दे दिया, जिस दिन हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे आप अपना सेना हमको दीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 शहर है, ये फ्रांस के बगल सीमावर्ती इलाका था, जानते हो, बाद में ये दोनों ले लेगा उससे, बाद में ये बहुत भयंकर आदमी है काबूल, फिर फ्रांस से भी युद्ध करेगा, ठीक है। फिर आगे चल करके ये काबूल जो है ना फ्रांस से अभी मदद ले लिया, अपना 2 शहर उसको दे दिया, कहा ये दोनों शहर हम आपको दे देंगे, बदले में आप हमको मदद कर दीजिए। अब बाद में जब ये जीत जाएगा, कुछ दिन के बाद जब ये शक्तिशाली हो जाएगा, तो फिर फ्रांस से भी युद्ध करेगा, और फिर नीस और सेवाएं नामक शहर जो है उसको अपने में मिला लेते। काबूल कम नहीं था, राष्ट्रवाद था, ठीक है, राष्ट्रवादी था ये, ठीक। राष्ट्र के हित के लिए अपने कुछ भाग को खो दिया, यह सोच करके कि पहले हमको शक्तिशाली होने न दो, फिर इसको भी ले लेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को? ये होता है राजनीति। ये क्या है, फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है। फ्रांस ने काबूल को यह भी बताया कि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासत अगर जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेगा ना, हम विरोध नहीं करेंगे, दे देंगे आपको, ठीक है। इसके लिए काबूल की, ठीक है, इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाएं नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। इसके लिए जो है ना इसका काबूल का जो है मतलब बुराई भी होता है इटली, ठीक है। काबूल का बुराई भी होता है इसके कि मतलब उसने जो है अपने फायदे के लिए इटली के 2 भाग को किसी दूसरे को दे दिया, इटली के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने इटली के एकीकरण के लिए ऐसा करना जरूरी समझा था, और वाकई में जरूरी था, क्योंकि अकेले इटली ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाता, इतना सा छोटा देश है, ठीक है। अकेले इटली जो है ना वह ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाता, हराने के लिए किसी न किसी से मदद लेना था इसको, ठीक है। इसलिए या इसको लगा कि हमको मदद तो लेना ही है, बाद में ले लेंगे, फिर क्या दिक्कत है, 10% दे करके भी काम बना लेते हैं, बाद में वो 10% छीन लेंगे, क्या सोच करके दिया था। परंतु तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोकर भी देखो वही बात है,
उत्तरी मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह एक बड़ी उपलब्धि काबुल मानता था। इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव बोले ना हम बात। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया में पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद जो है युद्ध के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति से जो है के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी तथा इसके बाद इस तरह के संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु इटली काबुल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। ठीक है, सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का, इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन दो राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबुल ने सिर्फ रोम छोड़कर उत्तर मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे भी पुष्ट कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक इटली रोम वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। चलिए पहले यहां तक हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, यही जगह है रिव्यू करने का, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट, इस बात को थोड़ा, इस लॉजिक को समझिए थोड़ा। 1859 एवं 1860 की बात है। ऑस्ट्रिया पिडमाउंट के बीच सीमा विवाद हुआ और इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। और ये पिडमाउंट जो है ये पहले से फ्रांस को कह के रखा था कि नीस आदि और सेवा है ना, यही ना था जी, क्या था, दोनों दे देंगे आपको। आप जो है हमको ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध जब होगा तो हमको मदद कर दीजिएगा। तो इस युद्ध में इसके साथ फ्रांस भी आया। ठीक है, फ्रांस जब आया ना, धरा दिया ये पकड़ के, इसको पकड़ के क्या किया, धरा दिया। इसने इसके दो क्षेत्र, एक लोम्बार्डी
एक वेनेसिया, इस दोनों पर कब्जा कर लिया। कौन? फ्रांस नहीं, पिडमाउंट। युद्ध जो देखा ना फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय, मेटरनिक नहीं, गलत हमसे हो गया था, नेपोलियन तृतीय था। फ्रांस का राजा कौन था उस समय में? नेपोलियन तृतीय। इसका जो जोश खरोश देखा ना उस युद्ध में, लोम्बार्डी और वेनेसिया को जो अपने प्रभाव में करते हुए देखा ना फ्रांस, पिडमाउंट को, पगला गया फ्रांस। ठीक है, इसके अंदर दो क्षेत्र, दो शहर है। बताते हैं। उत्तर और मध्य इटली की जनता जो है ना, उत्तर और मध्य इटली पर जो है ना इसका अधिकार था, काबुल का, नेपोलियन थर्ड का, फ्रांस का। मतलब कि इस इटली का जो है ना, ये तो पिडमाउंट वाला इलाका है ना, इटली का उत्तर मध्य इटली पर जो है ना, उत्तर मध्य इटली पर फ्रांस का कब्जा था और यह भी पिडमाउंट का ही हिस्सा था, मतलब इटली का ही हिस्सा था। मतलब उत्तर मध्य इटली और पिडमाउंट दोनों एक ही मतलब रियासत का हिस्सा था, एक ही जगह का हिस्सा था। मतलब आगे चल करके यह भी पिडमाउंट में मिलना चाह रहा। तो ये जो जोश खरोश देखा ना ऑस्ट्रिया की सेना को पूरी तरह से पराजित करते हुए, फ्रांस ने जब देखा ना काबुल को, काबुल के राष्ट्रवाद से फ्रांस घबरा गया। इसको लगा कि ये तो जिस स्पीड में है, ये हमसे उत्तर मध्य इटली भी अगर छीनने का प्रयास कर लिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए फ्रांस को इस बात का डर हो गया और फ्रांस ये दोनों शहर पर जब कब्जा हो गया, तब क्या कहा, फ्रांस कहा कि भैया अपना वाला सेना जितना है चलो सब अब हो गया, जितना मदद करना था इसको उतना हम कर दिए, अब हमको और नहीं करना है। ठीक है, बुला लिया। उसके बाद फ्रांस जो है ना वह पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच में समझौता करवा दिया। क्या करवा दिया? समझौता में लोम्बार्डी जो है ना वो रहा, हाँ ठीक है, समझौता में दूगो जो जीता था ना ये पिडमाउंट, तो ये बोला कि ऑस्ट्रिया बोला, फ्रांस बोला कि लोम्बार्डी पिडमाउंट तुम रख लो, अब वेनेसिया दे दो फ्रांस, ये ऑस्ट्रिया को। ठीक है, फ्रांस को समझौता कर दिया, तो ये चल गया पिडमाउंट को, ये चल गया पुनः ऑस्ट्रिया को। कुल मिलाकर के युद्ध से उसको केवल लोम्बार्डी ठोका लाभ हुआ। ठीक है, पिडमाउंट को युद्ध से किसका लाभ हुआ? केवल लोम्बार्डी ठोका लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है इधर नेपोलियन जो है ना उस शर्त रख दिया कि तुम जिन जिन राज्यों का अपने में विलय करवाना चाहते हो उन उन राज्यों में जनमत संग्रह करवाना पड़ेगा। अगर वह तुम्हारे साथ रहना चाहे तो रहेगा, अन्यथा उसको हम रखेंगे। तो कौन रखेंगे? कौन रखेगा? हम रखेंगे। और काबुल इस बात को जानता था कि जहां जहां जनमत संग्रह करवाने के लिए कह रहा है, ठीक है, कह रहा है, ठीक है, वह सारा लोग हमारे साथ में है। जन्म संग्रह होगा भी तो वो लोग वोट हम ही को करेगा उसको। ठीक है, इसलिए बोला ठीक है जन्म संग्रह करा लीजिए।
ठीक है, उसके बाद जन्म संग्रह भी करवा लिया गया और जनमत संग्रह में जो है काबूर ने रोम को छोड़कर उत्तर मध्य इटली के सभी रियासतों को अपने में मिला लिया। मतलब उत्तर मध्य इटली भी फ्रांस के हाथ से, फ्रांस इसका मदद किया था और उत्तर मध्य इटली फ्रांस के पास था, लेकिन ये अपना बुद्धि ऐसा लगाया कि उत्तर मध्य इटली का लोग भी इसके साथ चले आए। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के, मतलब ऑस्ट्रिया भी इसको कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि जानता था, ऑस्ट्रिया जानता था कि इसको जो है फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, पिडमाउंट को अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर पिडमाउंट जो है वह ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड का सेना लेकर के हमारे ऊपर धावा बोल देगा तो हम पिछाइए जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया भी उसको कुछ नहीं कर रहा था और एकीकरण की समस्या जो है ऑस्ट्रिया जो है वह उधर जर्मनी के एकीकरण समस्या से भी जूझ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का अधिकार जर्मनी पर भी था, तो जर्मनी का लोग भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है वह कुछ न कुछ करते रहता था, तो उस समस्या से उधर वो मैंने परेशान था ही। इधर इटली भी इसके साथ जो है मतलब युद्ध कर रहा था और अपने भागों को छुड़ा रहा था, तो इस तरह से दोनों तरफ से परेशान होने के बाद इसने जानबूझ कर क्या किया, ठीक है, पिडमाउंट को जो है मतलब अपना एकीकरण जो है करने छोड़ दिया। 1862 ईस्वी तक में इटली, रोम और वेनेसिया को छोड़ करके, ठीक है, इटली, रोम और वेनेसिया को छोड़ के बाकी सब भाग जितना था ना उस सब को पिडमाउंट अपने में मिला लिया। इटली था पोप के क्षेत्र, इटली की राजधानी पोप था, मतलब पोप के क्षेत्र थी, रोम था पोप के क्षेत्र में, और वेनेसिया जो है तुमको ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में था, इटली भी ऑस्ट्रिया के क्षेत्र। ठीक है, हम लोग इटली का एकीकरण आज पूरा कर लेंगे, जर्मनी का एकीकरण कल कर। इस बीच महान गैरिबाल्डी, महान क्रांतिकारी गैल्डवारी का उदय होता है। सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ये बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और मेजनी के विचारों का समर्थक भी था, मतलब यह मेजनी के विचारों से प्रभावित था, लेकिन बाद में काबुल के प्रभाव में आकर के उसने राजतंत्र का पक्षधर वह बन गया था और गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता पूर्व राजवंशी, तो उसी समय में दिया था ना 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसी समय में इटली और से अधिक सिसिली और नेपल्स का जो राज है वो बुर्बो वंश को दे दिया गया था, ऑस्ट्रिया के ही द्वारा, मतलब ऑस्ट्रिया का ही अधिकार था इस पर। ठीक है, तो इस पर जो है अपनी सेना को लेकर के गैरिबाल्डी ने इस क्षेत्र के अधिकांश जनता को छुड़ा हो गया और छुड़ा लिया। वहां की जनता गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई, क्योंकि वह जो है बुर्बो राजवंश का काफी अधिक विरोध कर रही थी, तंग थी उससे। गैरिबाल्डी ने यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की। गला दर्द करने लगता है। तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। हालांकि काबुल के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, लेकिन काबुल उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 62 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबुल ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दिया। इस बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। देखो, काबुल भी रोम को अपने में मिलाना चाहता था, ठीक है, लेकिन वह समय का इंतजार कर रहा था। गैरिबाल्डी कहता था कि नहीं, हम आइए मिले हुए। यह जो है भेज दिया अपना सेना को रोम पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, काबुल को लगा कि अरे भैया ये तो रोम पर आक्रमण कर देगा, मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पोप का शहर है वो, रोम पोप का शहर था और पोप के शहर पर आक्रमण होने का मतलब था दुनिया में जितना
दुनिया में जितना ईसाई था ना वो टोटल एक साथ हो जाता, गड़बड़ा जाता था। तो फिर क्या किया, काबूल ने अपनी सेना भेज करके गैरीबाल्डी को के सेना को रोक दिया, विरोध किया, रोक दिया। रोम बच गया। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय, अपने यहाँ का बात है, ने उसकी जीवनी भी लिखी है। लाला लाजपत राय गैरीबाल्डी का जीवनी भी लिखा। गैरीबाल्डी बहुत मतलब मेहनत किया, ठीक है, इटली के एकीकरण में, लेकिन कभी भी शासक नहीं बना। इनको बनने का ऑफर दिया गया, बोला ना नहीं बनेंगे, हमें लोगों की भला करना था, ठीक है, लोगों को निरंकुश शासन से दूर करना था, कर दिया। लोग स्वतंत्र हो गए, लोग अब ठीक से हंसी खुशी जी रहे हैं। ठीक, शासन आप लोग करिए, शासक आप लोग बनिए, हमको शासन से कोई मतलब नहीं। ऐसा ही एक नेता अपने यहाँ भी थे, नाम था उनका जयप्रकाश नारायण, ठीक है, कभी चर्चा करेंगे उनके बारे में। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबुल की भी मृत्यु हो गई और इस तरह से वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ, जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन सिटी की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूरा हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि था। ठीक है, अब थक गए हैं, जर्मनी का एकीकरण बात करेंगे। मतलब काबुल भी आगे चल करके जो है 62 ईस्वी में काबुल भी मर गए, तो उसके बाद जो है विक्टर इमैनुअल ने अपने ही स्वयं से ही जो है इटली का एकीकरण किया। ठीक है, उस समय में हुआ क्या कि 70-71 में जो है ना फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हो रहा था। फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हो रहा था, तो ये अपने दोनों बाप 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 करता होगा। ठीक है, उस समय इससे कोई मदद मांगने जाएगा तो नहीं है ना, उसको बचाएगा, ये बचाएगा। ठीक है, यही बात का फायदा उठाया विक्टर इमैनुअल। इस सोचा कि इसी समय में इस पोप का जो है ना हालत खराब कर देते हैं, इस पोप पर आक्रमण करके इस पोप को अभी ये भगा देते हैं। कहे कि इस पोप को बचाने वाला अभी कोई नहीं है, कि फ्रांस के बल पर कूदता है। अब फ्रांस अभी अपने युद्ध में फंसा हुआ है, इसको भी कोई नहीं बचा सकेगा। इसी स्थिति का लाभ उठा करके विक्टर इमैनुअल ने पोप को जो है पर आक्रमण करके इटली को अपने राज्य में मिला लिया और इटली को रोम को अपने राज्य में मिला लिया और इटली की राजधानी रोम को मतलब उन्होंने ही बनाई। ठीक है, हालांकि उस समय में पोप इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बाद में उसको भी स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से 1871 ईस्वी तक जो है मेजनी, काबुल और गैरीबाल्डी इस तीनों के अथक प्रयास से इटली का एकीकरण हो चुका था। ठीक है, हम आपको एक और बात बता देते हैं, हमने आपको पढ़ा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको याद हो, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर बात का रिवीजन होता है, रिवीजन अगर नहीं करिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम चाहेंगे कि इतना मेहनत आप समझिए, इस बात को गला दर्द करने लगता है। ठीक है, बहुत कष्ट होता है इतना बोलने, लगभग 1 सवा घंटा हो गया होगा। एक सवा नहीं, 1 घंटा 54 मिनट हो गया। देखिए वहां पे, यहाँ पे 1 घंटा 54 मिनट हो गया। ठीक है, 2 घंटा हो गया, बड़ी ये होता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इसको जो है चाहे तो हम सीधे पढ़ के खत्म कर देंगे,
सीधे पढ़ के खत्म करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने बहुत प्रयास किया है एक्सप्लेन भी करने का। ठीक है, आप प्रयास करिएगा कि ये आपको रह जाए, इसके बीच का ऑब्जेक्टिव जो है आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, प्रयास करिएगा इसके बीच का ऑब्जेक्टिव भी निकाल देने। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले क्लास में अगली बात होगी।